हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम एमपी लैंड रेवेन्यू एक्ट का टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राजस्व न्यायालयों में गवाहों की जिरह एवं उनका परीक्षण कौन कर सकेगा? मान्य अभिकर्ता, विधि व्यवसायी या फिर दोनों? तो ये विधि व्यवसायी ही राजस्व न्यायालयों में गवाहों की जिरह एवं उनका परीक्षण कर सकेगा। ठीक, क्योंकि कोर्ट से संबंधित विधि व्यवसायी ही करेगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। राजस्व न्यायालय को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है या फिर अनिवार्य नहीं है? तो ये अनिवार्य है। किसको? राजस्व न्यायालय को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। वह पक्षकार जिसके विरुद्ध उसकी अनुपस्थिति में एक राजस्व अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है, ठीक है, उसकी अनुपस्थिति में, क्योंकि कोई पार्टीज है और वह प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति में राजस्व अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है। तो आदेश के दिनांक से, और अगर संबंध की तामील सम्यक रूप से न की गई हो तो आदेश की जानकारी मानने के दिनांक से कितने भी दिन के भीतर आदेश को पास करनी तो आवेदन कर सकेगा वह, तो 30 डेज के, ठीक है, 30 दिन का समय है राजस्व अधिकारी के एक पक्षीय पारित आदेश को पास यानी सेटिस्फाइड कराने के लिए 30 डेज। राजस्व पदाधिकारी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अधीन चलने वाले किसी मामले या कार्यवाही में हुए व्यय को 300 रुपये की, 500 रुपये की, 1000 रुपये की, जैसी वह उचित समझो सीमा तक दिला सकेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कौन सा राजस्व अधिकारी किसी मामले को अपनी फाइल से अपने अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को जांच तथा रिपोर्ट के लिए नहीं सौंप सकेगा? तो ये नायब तहसीलदार है। ठीक है, तो नायब तहसीलदार किसी मामले को अपनी फाइल से अपने अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को जांच तथा रिपोर्ट के लिए नहीं सौंप सकता है। अब निम्न कथनों में सत्य कथन देखना है आपको, कौन सा है? समस्त राजस्व अधिकारी राज्य सरकार के अधीनस्थ होंगे या फिर संभाग के समस्त राजस्व अधिकारी आयुक्त के अधीनस्थ होंगे? तो ये आई होप कॉमन सा क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए किसके अधीन होंगे। और जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्दिष्ट न करे, जिले के समस्त राजस्व अधिकारी कलेक्टर के अधीनस्थ होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जो समस्त राजस्व अधिकारी हैं राज्य सरकार के अधीनस्थ होंगे। ठीक है, कौन से? राजस्व अधिकारी। और संभाग के समस्त राजस्व अधिकारी जो संभाग के हैं सिर्फ, तो वो आयुक्त के अधीनस्थ होंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संभाग के हैं तो आयुक्त के अधीन होंगे और बाकी संपूर्ण के राज्य सरकार के। जब तक राज्य सरकार निर्दिष्ट न करे जिले के किसके अधीनस्थ होंगे? राजस्व अधिकारी कलेक्टर के अधीनस्थ होंगे जिले के। ठीक है, नेक्स्ट सुनवाई का स्थगन कितनी बार हो सकता है अधिकतम? तो ये 3 बार है, जैसे हम सीपीसी में देखते हैं ऑर्डर 17 में। और किसी विशेष मामले को एक जिले के राजस्व अधिकारी से दूसरे जिले के राजस्व अधिकारी को मामला अंतरित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये राजस्व बोर्ड के समक्ष या फिर आयुक्त के समक्ष या कलेक्टर के समक्ष। तो ये राजस्व बोर्ड और आयुक्त इनके समक्ष मामला अंतरित करने की शक्ति प्राप्त है विशेष मामले को। नेक्स्ट, साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश किया जा सकता है कौन से सेक्शन के अंतर्गत? सेक्शन 34 के अंतर्गत। साक्षी को हाजिर होने या दस्तावेज पेश करने के लिए सम्मन जारी किया जाता है, लेकिन वह सम्मन के अनुपालन में असफल रहता है, तो उसे कितने रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है? तो उसे 1000 रुपये से अनधिक जुर्माने के लिए दंडित किया जा सकता है। साक्षी हाजिर नहीं होता है, दस्तावेज पेश करने से इनकार करता है तब। और 34 के अंतर्गत साक्षी के रूप में पेश होने या दस्तावेज पेश किए जाने के लिए सम्मन जारी किया जाता है। सम्मन का अनुपालन करने में चूक करता है तो राजस्व अधिकारी क्या करेगा? गिरफ्तार का जमानती वारंट जारी कर सकेगा, उपसन जाति के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दे सकेगा, उस पर 1000 रुपये से अनधिक का जुर्माना आरोपित कर सकेगा। तो ये उपयुक्त दोनों हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। पक्षकार की अनुपस्थिति में सुनवाई राजस्व अधिकारी कर सकेगा, तो कौन से सेक्शन के अंतर्गत? 35 के अंतर्गत। राजस्व मंडल को नियम बनाने की शक्ति कौन से सेक्शन में? सेक्शन 41 में है। राजस्व मंडल को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। और मंडल के लिए नियम बनाने के संबंध में नियमों का गजट में प्रकाशित होना आवश्यक है या नियमों का राज्य शासन द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है संहिता के प्रावधानों के अनुरूप हो? तो उपरोक्त कथन सभी सत्य हैं। ठीक, भू राजस्व संहिता में अपील के प्रावधान किस धारा में दिए गए हैं? तो सेक्शन 44 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक,
अपील से संबंधित प्रावधान है। किसी आदेश के विरुद्ध आयुक्त को अपील करने की समयावधि तो आयुक्त के विरुद्ध है 45 डेज। और उपखंड अधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश की अपील होगी तो ये होगी कलेक्टर के समक्ष। ठीक, इसमें कौन सा सही नहीं है ये देखना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। तो आयुक्त बंदोबस्त आयुक्त के आदेश की अपील राजस्व मंडल को होगी, ये गलत है। तो उपखंड अधिकारी के आदेश की अपील किसको होती है? कलेक्टर को होती है। उपखंड अधिकारी के जितने अधीनस्थ अधिकारी होंगे उनकी अपील तो उन्हीं को होगी, और कलेक्टर के आदेश की अपील आयुक्त को होगी। ठीक है, एसडीओ की आयुक्त कलेक्टर को, और कलेक्टर की आयुक्त को, बंदोबस्त अधिकारी के आदेश की अपील आयुक्त को ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द्वितीय अपीलीय न्यायालय नहीं है तो आयुक्त, राजस्व बोर्ड या बंदोबस्त अधिकारी, तो ये तो है लेकिन कलेक्टर नहीं है। आयुक्त है, राजस्व बोर्ड है, बंदोबस्त अधिकारी द्वितीय अपीलीय अधिकारी है, मतलब इन्हें सेकंड अपील सुनने का राइट है। प्रथम अपीलीय न्यायालय है क्या है? कौन से हैं? तो उपखंड अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी, आयुक्त, बोर्ड, कलेक्टर, ये तो सब प्रथम अपीलीय न्यायालय हैं ही। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के 1959 के लागू होने के पूर्व अपील पुनरीक्षण पुनर्विलोकन जो भू अभिलेख संचालक के समक्ष लंबित हो अंतरित हो जाएंगे कहाँ? बंदोबस्त आयुक्त को। ठीक, निम्न आदेश की अपील नहीं होगी तो कौन कौन से? जो अंतिम स्वरूप के हैं, ठीक है, फाइनल है तो उनकी तो अपील का मतलब ही नहीं है, उनका स्वरूप फाइनल तो। और जो स्टे के लिए आवेदन को मंजूर कर लिया गया हो जहाँ पर, और स्टे के लिए आवेदन को नामंजूर कर दिया गया हो, तो उपरोक्त सभी अपीलनीय नहीं है, सेकंड अपील। ठीक है, सॉरी, इनकी अपील नहीं होगी, फर्स्ट भी। ठीक, तो यहाँ पर सही युग्म पूछ रहा है तो कौन सा सही है? कलेक्टर के अधीन जो अपील का टाइम पीरियड है 45 है, आयुक्त का 60 डेज है, और बोर्ड का 90 डेज है। ठीक, किस धारा में अपीलों की परिसीमा काल है? तो ये सेक्शन 47 है। इसमें भी सही युग्म पूछा है तो ये सभी सही है। अपील 44, पुनरीक्षण 50, पुनर्विलोकन 51, तीनों ही सेक्शन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन बनता ही बनता है, यहाँ से पूछा भी जाता है कि अपील सेक्शन 44 में, और पुनरीक्षण 50 में, और पुनर्विलोकन 51 में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा राजस्व अधिकारी रिव्यू कर सकता है? तो रिव्यू नायब तहसीलदार कर सकता है, ना कि सहायक बंदोबस्त अधिकारी या उपखंड अधिकारी। ठीक है, ओनली नायब तहसीलदार रिव्यू कर सकता है। किस धारा के में उपबंध है कि कुछ आदेश अपीलीय नहीं होता है? तो ये सेक्शन 46 है कि जो कुछ आदेश हैं जो अपीलीय नहीं है वो सेक्शन 46 में बताए गए हैं। निम्न में से किस या किन आदेशों की अपील नहीं होगी? पुनर्विलोकन के लिए आवेदन को नामंजूरी का यदि कोई आदेश किया गया है रिव्यू को, और परिसीमा अधिनियम की धारा 5 में विनिर्दिष्ट आधारों पर अपील या पुनर्विलोकन के आवेदन को ग्रहण करने के आदेश, या फिर जो आदेश अंतिम स्वरूप का है, ये उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। पुनरीक्षण की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये राजस्व बोर्ड को है, कलेक्टर को है, और बंदोबस्त अधिकारी दोनों को है। ठीक, राजस्व मंडल को पुनरीक्षण का आवेदन आदेश की तिथि से कितने दिन के भीतर कर दिया जाना चाहिए? तो ये विदिन 60 डेज। और पुनरीक्षण का आधार है अधिकारिता संबंधी त्रुटि है। यदि अधिकारिता संबंधी कोई त्रुटि है तो रिवीजन हो सकता है। पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन ग्रहण किया जा सकता है अपीलीय आदेश के विरुद्ध, धारा 210 के अधीन बंदोबस्त आयुक्त के किसी आदेश के विरुद्ध, और जब राजस्व मंडल को 60 दिन के भीतर प्रस्तुत किया गया हो तो सेक्शन ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी पुनरीक्षण स्वप्रेरणा से कर सकते हैं, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है। तो राजस्व मंडल स्वप्रेरणा या आवेदन में पुनरीक्षण कर सकता है, ठीक है, ना कि कलेक्टर और बंदोबस्त अधिकारी। तो राजस्व मंडल स्वप्रेरणा से कर सकता है, कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी में से किसी भी सब में पुनरीक्षण कर सकता है। मंडल को 60 दिन के भीतर आवेदन कर दिया जाना चाहिए, ठीक। और
आवेदन तभी ग्रहण किया जा सकेगा यदि कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी स्वप्रेरणा से ही पुनरीक्षण कर सकता है, न तो आवेदन दिया जा सकता है और नहीं आवेदन के लिए कोई परिसीमा दी गई है। पुनरीक्षण किया जा सकता है केवल लंबित मामलों में, केवल निर्णीत मामलों में, लंबित या निर्णीत मामले के या फिर विनिश्चित एवं कार्यवाही में पारित आदेश के विरुद्ध। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आदेशों के निष्पादन पर रोक लगाने संबंधी प्रावधान किस धारा में है? जो धारा 52 में है। उपशमन का सिद्धांत लागू होता है तो अपील, रिव्यू एवं रिवीजन पर। और मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत राजस्व मंडल द्वारा पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये सेक्शन 50 के अंतर्गत किया जाता है रिवीजन का। पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता किसका? अंतरिम आदेश के विरुद्ध, स्थगन स्वीकार या न स्वीकार करने वाले आदेश के विरुद्ध, या फिर अंशतः अपील योग्य, अंशतः पुनरीक्षण योग्य आदेश के विरुद्ध, या फिर धारा 177 सब क्लोज 3 के खातों के निपटारों के आदेश के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पुनर्विलोकन के लिए क्या आधार इसके संबंध में है? तो वही आधार होंगे जो सीपीसी के आदेश में दिए गए हैं रिव्यू के लिए। पुनर्विलोकन के आधार हैं मामले में अभिलेख से स्पष्ट दर्शित कोई भूल, पर्याप्त कारण, कोई नवीन महत्वपूर्ण साक्ष्य खोज जो सम्यक सतर्कता बरतने के बाद भी जानकारी में नहीं थी। पुनर्विलोकन के लिए समय सीमा 60 दिन है। कलेक्टर द्वारा राजस्व मामलों में पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण किया जा सकेगा राजस्व मंडल द्वारा। राजस्व मामलों में राजस्व मंडल के निर्णय के विरुद्ध अपील होगी उच्च न्यायालय को और उच्चतम न्यायालय को या राज्य सरकार को, तो इनमें से किसी को नहीं, फाइनल होगा, ठीक है। और तहसीलदार द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील होगी तो उपखंड अधिकारी को होगी। तहसील द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील, ठीक है, किसको? उपखंड अधिकारी को यानी एसडीओ को। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अधीन तहसीलदार द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन करेगा कौन? तहसीलदार करेगा, ठीक। निम्न कथनों में सत्य कथन कौन सा है? मंडल तथा राजस्व अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से हितवत पक्षकार के आदेश पर रिव्यू कर सकते हैं, या यदि आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त, कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी ऐसे आदेश को जिसे स्वयं पारित नहीं किया है मंडल या बोर्ड की मंजूरी से रिव्यू कर सकते हैं, या कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी के अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी किसी ऐसे आदेश का जो चाहे स्वयं पारित किया गया हो या उसके किसी पूर्व अधिकारी द्वारा, तो उस प्राधिकारी के जिसके वह अधीनस्थ हैं की लिखित मंजूरी से पुनर्विलोकन कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी सही है। पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता है तो किसका? किसी भी आदेश का जिसकी अपील की गई है और जो किन्हीं पुनरीक्षण कार्रवाइयों का विषय है, ठीक है, दोनों का पुनर्विलोकन किया जा सकता है स्वप्रेरणा से और हितवत पक्षकार के आवेदन पर। यदि आदेश राजस्व पदाधिकारी द्वारा स्वयं पारित न किया गया हो तो उस आदेश के रिव्यू के लिए राजस्व मंडल की अनुमति लेनी आवश्यक है। तो आयुक्त को, बंदोबस्त आयुक्त को या कलेक्टर को, उपरोक्त सभी को। तो उपरोक्त सभी को। किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन जो प्राइवेट व्यक्तियों के बीच अधिकार संबंधी किसी प्रश्न पर प्रभाव डालता है किया जा सकेगा, तो ये केवल हितवत पक्षकार के आवेदन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित से किस विषय के संबंध में न्यायालय की अधिकारिता अवर्जित नहीं है? तो निरंतर निस्तार पत्रक में की गई किसी प्रविष्टि को उपांतरित करने के लिए कोई दावा। राज्य की समस्त भूमि पर स्वामित्व है, तो किसका? राज्य शासन का है। और सत्य कथन कौन सा है? बी और सी है, ए नहीं है। समस्त भूमि राजस्व को भुगतान के लिए दायित्वधीन है, गलत है। जबकि राजस्व से छूट प्राप्त भूमि के अतिरिक्त सभी भूमियाँ राजस्व भुगतान हेतु दायी होती हैं। और धारा 245 के बंदों के अधीन रहते हुए आबादी भूमि और वह भूमि जो नगरीय क्षेत्र में स्थित है तथा कृषक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाती है और जो दायित्व से छूट प्राप्त हुई है ग्राम सभा राजस्व के भुगतान हेतु दायी है। एक ग्रामीण तथा राज्य सरकार के मध्य बहते पानी को लेकर विवाद है जिसका निराकरण संहिता की धारा 57 सब क्लोज 2 के अनुसार किसके द्वारा किया जाएगा? तो उपखंड अधिकारी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। गांव का व्यवस्थापन पटवारी हलकों में करना तथा विद्यमान हलकों की सीमा में परिवर्तन करना, तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो जिलाधीश द्वारा, ठीक।
भू राजस्व से पूर्णतः छूट दी जा सकती है तो किसको? राज्य सरकार के विशेष अनुदान द्वारा, राज्य सरकार के साथ की समिति द्वारा, विधि या नियम से उपबंधित होने पर तो उपरोक्त सभी द्वारा। भू राजस्व हो सकता है तो ये प्रीमियम के रूप में, लगान के रूप में, पट्टाधन के रूप में, प्रमुक्ति भाटक के रूप में, उपरोक्त सभी। भूमि के संबंध में यदि राज्य शासन एवं व्यक्ति के बीच विवाद पैदा हो जाता है तो उसका निराकरण कौन करेगा? तो ये राज्य सरकार करेगी। भूमि में सम्मिलित नहीं है तो क्या नहीं है? स्थान यानी अकोमोडेशन भूमि में सम्मिलित नहीं है। तालाब के नीचे की जमीन, बहता पानी, भूमि से जुड़ी हुई वस्तुएं शामिल है। भू राजस्व समस्त भूमि पर देय होगा, परंतु जो भूमि राज्य शासन के आदेश या किसी विधि के अधीन दायित्व से मुक्त है उस पर देय नहीं होगा। भू राजस्व शासन को दिया गया धन है जो किसी संविदा के तहत दिया जाए, प्रीमियम के रूप में दिया जाए, निस्तार लगान के रूप में दिया जाए, उपरोक्त सभी। भू राजस्व से मुक्त होंगे ऐसे अलाभप्रद खाते जिनका खाता 5 करोड़ या इससे कम है। ठीक, यदि किसी एक खाते में कई व्यक्ति संयुक्त रूप से सम्मिलित हैं तो भू राजस्व प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने हिस्से को अलग से दिया जा सकेगा। भू राजस्व का निर्धारण भूमि के संबंध में उसके उद्देश्य को देखकर किया जाता है। भू राजस्व के दायित्व से मुक्त नहीं है तो जिसे स्वामी ने लागत से मुक्त रखा है। भू राजस्व में परिवर्तन भूमि के उद्देश्य में हुए परिवर्तन के साथ बदल सकता है। राजस्व निरीक्षक, भूमापक एवं पटवारी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अधीन उनके कर्तव्यों से संबंधित कार्य करने के निमित्त किसी भवन या किसी निवास गृह से संलग्न किसी घेरा लगे हुए प्रांगण या उद्यान में उसके अधिभोगी की सम्मति के बिना प्रवेश नहीं करेंगे। ठीक, खेती की लागत का प्राकलन करने में निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया जाएगा? तो भूमि का बाजार मूल्य पर। 59 के तहत मूल भू राजस्व में परिवर्तन किया जा सकता है। धारा 59 के तहत भू राजस्व में परिवर्तन कर सकता है कौन? उपखंड पदाधिकारी। जिस भूमि पर राजस्व का निर्धारण नहीं हुआ उसका भू राजस्व निर्धारित करता है कलेक्टर। विभिन्न भूमियों के लिए भू राजस्व का निर्धारण किया जाएगा कलेक्टर द्वारा। ठीक, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर भू राजस्व का भुगतान विहित तिथि पर बीतने की 1 माह के अंदर न करे तो उपखंड अधिकारी भुगतान न की गई रकम के कितने प्रतिशत तक शास्तीय निरूपित कर सकता है? तो 10%। भू राजस्व के निर्धारण में परिवर्तन किया जा सकता है तो नगरीय और नगरीयेतर क्षेत्र में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। भू राजस्व में परिवर्तन हो सकता है तो कौन कौन सी अवस्थाओं में? यदि कृषि भूमि को कृषि हेतु प्रयुक्त किया जाए। ठीक, भूमि के प्रयोजन में परिवर्तन हो जाए, यदि जलोढ़ की प्रकृति क्रिया से भूमि की क्रिया क्षेत्र में वृद्धि हो जाए तो उपरोक्त सभी अवस्थाओं में। जिन कथनों में से सत्य कथन है, नगरीय क्षेत्र में स्थित आबादी भूमि जिसका उपयोग कृषि प्रयोजन के लिए होता है राजस्व भुगतान के लिए दायी है, और कोई भी भू राजस्व अनन्य रूपेण कृषि के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाए लाभप्रद खाते के बारे में देय नहीं होगा। आबादी में स्थित भवन स्थल जो कोटवार के कब्जे में भू राजस्व दिए बिना गृह स्थल धारण करने का अधिकार है तो उपरोक्त सभी। भू राजस्व के अंतर्गत वे धन नहीं आते हैं जो प्रीमियम भाटक के रूप में राज्य सरकार को दिए हों, प्रमुक्ति भाटक के रूप में राज्य सरकार को दिए हों, या 50 वर्ष से कम काल अवधि के लिए पट्टे पर दी गई भूमि के बारे में पट्टाधन के रूप में राज्य सरकार को दिए हों। नगरीय क्षेत्रों में राजस्व सर्वेक्षण और बंदोबस्त की संक्रियाओं को नियंत्रित करता है कौन? तो बंदोबस्त आयोग। राजस्व सर्वेक्षण की परिभाषा दी गई है तो सेक्शन 66 में। राजस्व सर्वेक्षण में निम्न संक्रियाएं आती हैं, कौन कौन सी? मिट्टी का वर्गीकरण, खेती का नक्शा और भूमि अधिकार अभिलेख तैयार करना, भूमि का सर्वेक्षण संख्यांकों में विभाजित करना। नेक्स्ट है राजस्व सर्वेक्षण यानी नगरीय क्षेत्रों में अधिसूचना जारी की जाती है तो 67 के अंतर्गत। लगान के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम सीमाएं हैं क्रमशः 1.25 गुनी और 3/4। और खाते का उचित निर्धारण करता है कौन? बंदोबस्त अधिकारी।
प्रतिस्थापित बंदोबस्त की अधिसूचना जारी की जाती है सेक्शन 76 में। समस्त भूमियों के उचित निर्धारण की संगणना के सिद्धांत उपवर्णित है सेक्शन 81 में। निम्न कथनों में सत्य कथन कौन सा है? तो कृषि के लाभों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए खेती की लागत का प्राकलन करने भूमि का बाजार मूल्य पर विचार किया जा सकेगा, ये गलत है। बंदोबस्त की अवधि निश्चित करता है कौन? राज्य सरकार। बंदोबस्त कहलाता है तो क्या कहलाता है? तो देय भू राजस्व अवधारित करने के लिए किए गए कार्य का परिणाम बंदोबस्त कहलाता है। ठीक, भूस्वामी कृषि प्रयोजनों के लिए उपभोग बंधक कर सकता है कितने? 6 ईयर के लिए, 6 वर्ष के लिए भूस्वामी। ठीक, और बंदोबस्त प्रारंभ होगा उपरोक्त दोनों में से जो भी पश्चातवर्ती उस दिन प्रारंभ होगा, जैसे कि नंबर 1 घोषणा की तिथि के ठीक बाद आने वाले राजस्व वर्ष के प्रारंभ के दिन, पूर्ववर्ती बंदोबस्त की कालावधि के समाप्त होने के दिन। बंदोबस्त की अवधि है कितनी? राज्य शासन निश्चित करेगा, परंतु 30 वर्ष से कम नहीं होगी। ठीक, बंदोबस्त कार्यवाही के समापन होने के बाद बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष लंबित कार्यवाही अंतरित की जाएगी कलेक्टर को। बंदोबस्त की अपूर्ण कार्यवाही को पूरा करने का दायित्व होता है किसका? कलेक्टर का। इसमें गलत क्वेश्चन बनाना है अब आपको। तो निम्न आधारों में कलेक्टर बंदोबस्त के दौरान भू राजस्व में कमी कर सकता है। नंबर 1 भूमि पूर्णतः अंशतः बाढ़ या अन्य कारण से भूस्वामी के नियंत्रण के बाहर हो गई है, खेती के अयोग्य हो गई है, जब सूखे के कारण फसल प्रभावित हुई थी, या फिर तो ये ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर है। गलत है, इसके आधार पर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 77 के अंतर्गत राज्य सरकार को कर निर्धारण के स्थिरीकरण का प्रस्ताव भेजा जाता है निम्न के द्वारा, तो बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा। नगरीय क्षेत्रों में भूमि का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण के उन भूमियों पर लागू होते हैं जो भूस्वामी द्वारा धारित हो, नवीकरणीय अधिकार प्रदान करने वाले पट्टे के अधीन सरकारी पट्टे द्वारा धारित हो, सिवा भूमि के धारक द्वारा धारित हो, उपरोक्त सभी के द्वारा। भूमि पर किसी भी प्रकार के अधिकार या हक की वैध रूप से अर्जन करने की सूचना पदधारी को लिखित एवं मौखिक रूप से देनी आवश्यक है कितनी? 6 माह के भीतर। म्यूटेशन के प्रावधान है कहाँ पर? सेक्शन 110 में। जब कोई मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109 के अंतर्गत अपेक्षित सूचना निर्धारित अवधि में देने की अपेक्षा करता है, तहसीलदार शक्ति अधिरूपित कर सकता है तो 1000 रुपये से अनधिक। कोई भी व्यक्ति जो भूमि के किसी अधिकार का हित विधिपूर्ण अर्जित करता है, अपने द्वारा ऐसा अधिकार अर्जित किए जाने की रिपोर्ट मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109 के अंतर्गत पटवारी को होगी। ठीक, और नामांतरण कार्यवाही में दत्तक ग्रहण के बारे में विवादग्रस्त प्रश्न उत्पन्न होने पर राजस्व अधिकारी के लिए उत्तम ये है कि उसका निर्णय करवा ले एक सक्षम सिविल न्यायालय से। निम्नलिखित में से कौन सा गैर न्यायिक मामला है? तो भूमि के आवंटन का प्रश्न एक गैर न्यायिक मामला है। नामांतरण कौन करेगा? तहसीलदार। कौन सा नामांतरण प्रक्रिया के संदर्भ में गलत है? तो तहसीलदार जांच के बाद बिना सुनवाई का अवसर दिए, गलत है, सुनवाई का अवसर देगा। कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्व न्यायालय विक्रय विलय में वैधता का परीक्षण कर सकता है, ये गलत है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अध्याय 9 के अधीन अब भू अभिलेखों में की गई समस्त प्रविष्टियों के बारे में ये अवधारणा की जाएगी कि वे सही है जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए। सत्य कथन बताना, खेत का नक्शा कौन तैयार या पुनरीक्षित करता है? तो ये कलेक्टर और राज्य सर्वेक्षण के समय बंदोबस्त अधिकारी। खेत का नक्शा किस धारा के अंतर्गत तैयार किया जाता है? तो सेक्शन 107 के अंतर्गत। अधिकाराभिलेख के संबंध में प्रावधान किस धारा पे है? तो धारा 108 में है। अधिकाराभिलेख में निम्न विशिष्टियाँ होंगी: भूस्वामियों के नाम, पट्टेदारों के नाम, जो सरकारी पट्टेदार हैं, हित के प्रकार तथा उनकी सीमा, भूस्वामी द्वारा पट्टेदार को देय लगान आदि।
और भू अधिकार अभिलेख कब तैयार किया जाता है, तो ये राज्य सर्वेक्षण के दौरान और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्देश देने पर। भूमि अधिकार या हितग्राही की रिपोर्ट पटवारी को किस धारा के अंतर्गत दी गई है, तो 109 के अंतर्गत दी गई है।